Welcome to our class. Today's session is based on another topic related to Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 BNSS. Already you know that last session में हमने डिस्कस किए थे कुछ की फीचर्स की चेंजेस जो BNSS में आए हैं if we compare it to CRPC and continuing that session आज हम नेक्स्ट की फीचर्स या की चेंजेस को डिस्कस करेंगे. कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट सेशन से ही. जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, जाइए और इस सेशन को देखिए क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 चेंजेस की चेंजेस जो हुए हैं मेजर चेंजेस वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. एंड नाउ हेयर द फोर्थ डिफरेंस इज गोइंग टू बी. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, here below we have provided the ways through which you can get in touch with us. This is our contact number. जो भी स्टूडेंट अगर किसी डाउट से परेशान है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप फ्रीली हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ऑन दिस नंबर एंड यू कैन मेल अस ऑल्सो. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कई एक्ट्स में कि मैम हमें कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कंप्लीट सेशन चाहिए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. वी विल प्रोवाइड यू ऑल द सेशंस एंड notes of the syllabus. So students, the fourth point key change जो BNSS में आया है, क्या आया है? अबाउट सिग्नेचर्स एंड फिंगर इम्प्रेशंस, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड एक चेंज लेकर आए हैं CRPC में हमारे लॉ मेकर्स. तो इसमें क्या बोला गया, जो CRPC था, अब आप डिफरेंस को देखिएगा. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या एक पावर दी गई है कि अब जो मैजिस्ट्रेट होते हैं दे कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग. मैजिस्ट्रेट्स के पास CRPC में एक प्रोविजन के तहत ये पावर थी कि वो किसी भी पर्सन को अपने साइन देने के लिए, हैंड राइटिंग करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं कि अपने हैंड राइटिंग का सैंपल हमें दीजिए या अपने साइन करके दिखाओ, सिग्नेचर करके दिखाओ. ये चीज़ थी. अब BNSS ने ये पावर मैजिस्ट्रेट की थोड़ी और बढ़ा दी है, इंक्रीज किया है. BNSS एक्सपेंड्स दिस. यहाँ पर सिर्फ साइन और हैंड राइटिंग की बात थी, बट नाउ फिंगर इम्प्रेशंस, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, यू सी इन दिस पिक्चर, तो यहाँ पर ये क्लियरली फिंगर इम्प्रेशंस भी हैं. तो आप अब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करके आपके ये फिंगरप्रिंट्स भी ले सकता है, आपके वॉइस सैंपल को भी चेक कर सकता है. जैसे कई बार कैमरा में, वीडियो में या टेलीफोनिकली कोई एविडेंस दिया जा रहा है तो उसमें अगर वॉइस सैंपल हमें चाहिए तो वॉइस सैंपल के लिए भी ऑर्डर दे सकता है मैजिस्ट्रेट कि कम एंड गिव अस योर दिस सैंपल. तो इट अलाउज दीज सैंपल्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड. BNSS में एक बात क्या ऐड की गई कि ये जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं, दीज प्रूफ्स, ये ऐसे पर्सन से भी क्लेम किए जा सकते हैं जो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है. तो मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर किसी भी पर्सन को दे सकता है. द फिफ्थ पॉइंट और चेंज इज अबाउट टाइमलीनेस फॉर प्रोसीजर्स. क्या था स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है CRPC में, उसका टाइम हमें प्रोवाइडेड है. जैसे इसको 30 डेज में करना है, इस पर्टिकुलर थिंग को 15 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, एंड ज़्यादा अगर इमरजेंसी है या कोई पर्टिकुलर प्रूफ दे दिया गया है तो उन डेज को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है. जैसे 60 डेज का टाइम है, ऑन वैलिड रीजंस उस डेज को एक्सटेंड कर दिया टिल 90 डेज, एक मंथ और ऐड कर दिया. तो ये टाइम दिया जाता है. अब टाइम ऑफ प्रोसीजर में भी चेंज आया. क्या आया है? BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हमें बताता है दैट फॉर वेरियस प्रोसेस सर्टेन चेंजेस आर मेड. जैसे कि फर्स्ट यू कैन सी हेयर इज इट रिक्वायर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि रेप विक्टिम्स को चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, जिनके ऊपर ड्यूटी है कि उनको रेप विक्टिम्स का एग्जामिनेशन करना है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 7 डेज के अंदर सबमिट करवाएं ही करवाएं. तो ये टाइमलीनेस दे दी गई. वरना क्या होता था, डॉक्टर इस चीज़ को खींचते रहते थे और जो एविडेंस है उस पर भी बहुत फर्क पड़ जाता है. तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये एक टाइम बाउंड
प्रोसेस कर दिया गया कि आप जब भी किसी रेप विक्टिम को एग्जामिन करेंगे तो आपको अपनी रिपोर्ट जो होंगी वो विद इन 7 days इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पहुंचा देनी है। आफ्टर देन गिविंग जजमेंट, जो जजमेंट दी जाती है विद इन 30 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में कंप्लीट हो गई, दोनों पार्टीज को अब फर्दर कुछ आर्ग्यू नहीं करना है, तो जो एक सिटिंग जज के पास से जजमेंट आनी होती है, जो उनको अपना लास्ट में एक क्रक्स देना है पूरे केस का, वो विद इन 30 days में देना ही होगा। विद इन 30 days आपको पूरा कंप्लीट करना है आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ये 30 days एक्सटेंड भी हो जाते हैं 60 days को, एज आई टोल्ड यू सर्टेन इमरजेंसीज में, बट वो बहुत रेयर सिचुएशंस है। देन थर्ड थिंग इज इन्फॉर्मिंग द विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 days। जैसे कोई विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ है, जैसे रेप विक्टिम थी, तो इनको इनके जो केस चल रहा है और वो केस कहाँ तक पहुँच गया है, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, या आप विक्टिम जिस केस में इंटरेस्टेड है उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, कितनी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, उनको इस बात की नॉलेज पहुंचानी है विद इन 90 days। आपके पास 90 days का टाइम है और 90 days के अंदर अंदर विक्टिम को हर चीज का पता होना चाहिए। Then students, third thing is, fourth, framing of charges by a session court within 60 days from the first hearing on such charges। जो चार्जेस आए हैं, जो कोर्ट के सामने केसेस आए हैं, जो चार्ज बनाया है पुलिस ने, उन चार्जेस को जब फर्स्ट हियरिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी सुननी, तो सेशन कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि फर्स्ट हियरिंग की डेट से विद इन 60 days, मतलब 2 months के अंदर अंदर आपको उस केस में चार्जेस को फ्रेम करना होगा कि क्या चार्जेस हैं और क्या चार्जेस वैलिड हैं। मतलब आपको क्रक्स बताना होगा कि चार्जेस किस बात पर लगे हुए हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अंडरस्टूड। देन थर्ड की चेंज इफ वी नोटिस इन BNSS जो CRPC की तरफ से आया है, वो क्या था, CRPC ने देखो एक कोर्ट्स की हायरार्की बनाई हुई थी। आप सब जानते हैं, जब आप मेरे CRPC की प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे इसी चैनल में, स्टूडेंट्स ऑन द टॉप इवन यू सी द लिंक ऑफ CRPC, इसमें मैंने हमारा एक सेशन रहा है अबाउट हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में क्या था, कि यहाँ पर जो क्रिमिनल मैटर्स के से रिलेटेड कोर्ट्स हैं इंडिया में, क्रिमिनल मैटर्स को जो सुनती हैं, उन कोर्ट्स को हायरार्की वाइज डिवाइड कर रखा था कि टॉप पे कौन सी कोर्ट आती है, उससे बिलो कौन सी आती है, सबसे बिलो कौन सी आती है, तो एक चार्ट है पिरामिड की फॉर्म में। सो वो कौन कौन सी कोर्ट है एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में क्या था कि जो ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, क्या होती है, द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रायल ऑफ मोस्ट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, जो क्रिमिनल केसेस आए हैं, जो पुलिस द्वारा फ्रेम किए गए हैं, या जो भी केस कोर्ट में आता है, उस केस के ट्रायल जो चलती है, द ट्रायल ऑफ मोस्ट क्रिमिनल केसेस, वो इन कोर्ट्स में होती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में। इसके बाद थोड़ा अबव इनसे आती है सेशंस कोर्ट। सेशन कोर्ट में क्या होता है, दीज कोर्ट्स आर प्रिजाइडेड बाय सेशन जज। इनमें सेशन जज बैठते हैं और इनका काम ये ट्रायल वाला नहीं है, इनका काम है टू हियर द अपील्स फ्रॉम मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई केस रेफर किया गया है, अपील की गई है, वो ये सुनते हैं। देन सेशन कोर्ट के बाद आती है स्टूडेंट्स हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप सब जानते हो, हाई कोर्ट द टॉप कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। यहाँ पर इनके पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन होती है कि वो किसी भी क्रिमिनल केस को जो कोर्ट्स में चल रहा है उसको हियर कर सकती हैं, डिसाइड कर सकती है खुद के बेसिस पे। और देखो जो सेशंस कोर्ट से या लोअर कोर्ट से अपील्स आती है वो तो आती है, अपील्स तो आपको सुननी ही सुननी है। अब बात है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की क्या हायरार्की है, ये टॉप मोस्ट कोर्ट है और इस कोर्ट का काम क्या है, टू हियर द अपील फ्रॉम हाई कोर्ट। जो भी स्टेट्स के हाई कोर्ट से अपील्स आ रही हैं, फॉरवर्ड की जाती हैं, उनको सुनना है एंड ऑल्सो एक्सरसाइज किया। इसमें कई बार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केस भी फाइल होते हैं, ठीक है ना। जो केस पहली बार सामने आया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस केस का ध्यान तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा और सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को सॉल्व कर सकती हैं, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो ये हमारी हायरार्की है, पिरामिड की फॉर्म में हायरार्की होती है। इफ वी सी फ्रॉम बॉटम, फर्स्ट पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन्वर्टेड पिरामिड बना लीजिए, ऐसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आएगी।
तो हम अब आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। हमारे इस सेशन का मेन था चेंजेस। ये तो कहोगे मैम आपने तो वही सेम बात बता दी जो अभी तक सीआरपीसी में हमने पढ़ी है। चेंज क्या आया है, देखिए बीएनएसएस में क्या चेंज किया गया। जो सीआरपीसी थी उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर दी हुई थी टू नोटिफाई एनी सिटी या टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, ये हमारी सीआरपीसी में काम था कि जो भी स्टेट किसी भी अगर टाउन या सिटी में उनके जो सिटी टाउन, जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में क्या है कि अगर वहाँ किसी भी पर्टिकुलर सिटी या टाउन की पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन हो जाती है तो वो जो एरिया वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाया जाएगा। और उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो कोर्ट्स होते हैं उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स बोलते हैं, जिनमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं। अब बीएनएसएस के आने की वजह से ये चेंज क्या आया, दिस ओमिट्स दिस प्रोविजन। ऑलराइट, बीएनएसएस ने ये प्रोविजन कंप्लीटली डिलीट कर दिया। ये स्टेट द्वारा नोटिफाई होना और अगर 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाना, फिर उसमें एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट होगी, तो ये सब फिनिश। इट रिमूव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अब ये कोई नहीं होंगे बीएनएसएस में अगर आप पढ़ेंगे। सो दीज वर क्वाइट चेंजेस जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऑलरेडी 3 वी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन और अभी हमने नेक्स्ट 3 डिस्कस किए। आई होप अब आपको इन चेंजेस से कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि बीएनएसएस जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना अलग होने वाला है सीआरपीसी से और चेंजेस आने कितने ज़रूरी थे। सो इफ़ यू नीड आवर हेल्प यू आर फ्री टू टॉक टू अस। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहां पर भी आप डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।